हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से सोनवीर सर के द्वारा कराया गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीत सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 27, जो आपको एकदम मूवी की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया? तो इसका सही उत्तर है भगत सिंह। भगत सिंह, मतलब ये नाम सुनते एक अलग ऊर्जा आ जाती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था। बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्होंने इसे एक पूरी क्रांति का प्रतीक बना दिया था। हाँ, और इसी दौर की एक और निडर आवाज के बारे में प्रश्न 2 में पूछा गया है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित में से किसे पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। बिल्कुल, लाला लाजपत राय का जो अडिग रवैया था ना, उसी वजह से उन्हें पंजाब का शेर या पंजाब केसरी कहा गया। अगर मैं आज के संदर्भ में कहूं तो ये नारे और उपाधियां उस समय के वायरल हैशटैग जैसे थे, है ना, जिन्होंने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया था। अरे बहुत ही सटीक तुलना है ये। मनोवैज्ञानिक रूप से हुकूमत को चुनौती देना बहुत जरूरी था। एकदम। अब हम आते हैं प्रश्न 3 पर। प्रश्न 3 है, 1930 में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किस संघ की स्थापना की गई थी? सही उत्तर है डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। और यहाँ ना सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज़ादी की लड़ाई केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं थी। समाज के भीतर की असमानताओं के खिलाफ भी एक समानांतर लड़ाई चल रही थी। हाँ, राजनीतिक आज़ादी से पहले सामाजिक न्याय की लड़ाई और रणनीतिक स्तर पर भी बदलाव हो रहे थे। जैसे अगर हम प्रश्न 4 देखें, प्रश्न 4 है, कौन सा संगठन सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित किया गया था? सही उत्तर है अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि जब ब्रिटिश साम्राज्य कमजोर पड़ रहा है तो हमें थोड़ा और आक्रामक होना चाहिए, सैन्य दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, है ना? बिल्कुल। गांधी जी के अहिंसक मार्ग से ये अलग था। लक्ष्य एक ही था लेकिन रास्ते अलग। और जन आंदोलन का उग्र रूप हमें प्रश्न 5 में दिखता है। प्रश्न 5, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ किया था? सही उत्तर है 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि अब बस करो या मरो। हाँ, और उस जज्बे ने अंततः आजादी दिलाई। लेकिन आजादी के बाद भी सुधार रुके नहीं। उसी सुधार से जुड़ा है प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया? सही उत्तर है विनोबा भावे। पर यहां मैं एक बात पूछना चाहूंगा। जी कहिए। मतलब इंसान अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा आसानी से नहीं छोड़ता, तो बिना किसी जोर जबरदस्ती या सरकारी दबाव के लोगों ने अपनी जमीनें कैसे दान कर दी? ये बहुत ही गहरा सवाल है। दरअसल ये भारतीय संस्कृति के नैतिक प्रभाव का परिणाम था। विनोबा जी ने कोई कानून नहीं थोपा, उन्होंने बस लोगों की अंतरात्मा से अपील की। अच्छा। हाँ, उन्होंने जमीन को एक माता के रूप में प्रस्तुत किया। ये नैतिक प्रभाव इतना गहरा था कि शांतिपूर्ण तरीके से भूमि सुधार हो गया। सच में ये समाज के हृदय परिवर्तन का एक शानदार उदाहरण है। अब इसी संस्कृति की बात करते हुए हम ब्लॉक 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 7 है, ईश्वरी प्रसाद को कथक के किस घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? सही उत्तर है लखनऊ। कथक और लखनऊ घराना। घराना सिर्फ एक जगह नहीं है, ये कला को, एक पहचान को संजोने का पूरा इकोसिस्टम है। बिल्कुल। और वाद्य यंत्रों की बात करें तो प्रश्न 8 में संगीत वाद्य यंत्रों का सही मिलान करना है। इसका सही मिलान है संतूर के साथ शिव कुमार शर्मा, सितार के साथ अनुष्का शंकर, शहनाई के साथ बिस्मिल्लाह खां और सारंगी के साथ बिंदा खां, यानी विकल्प बी सही है। हमारे वाद्य यंत्रों में भी हमारी आत्मा बसती है। शिव कुमार शर्मा जी ने संतूर को लोक संगीत से निकालकर शास्त्रीय मंच तक पहुंचाया, है ना? लेकिन इस संस्कृति को बजारे रखने के लिए एक मजबूत नियमों की किताब चाहिए, जो है हमारा संविधान। प्रश्न 9 इसी पर है। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? सही उत्तर है 1976। हाँ, 1976। इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। पर संविधान कैसे हमारी रक्षा करता है, ये प्रश्न 10 से समझ आता है। प्रश्न 10, खदान मजदूर अपने 9 वर्षीय पुत्र से काम करने के लिए कहता है, ये किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? सही उत्तर है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 स्पष्ट रूप से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक काम में लगाने पर रोक लगाता है। और यहाँ ना बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब
संविधान एक सुरक्षा कवच है जो रोजमर्रा के अन्यायों को रोकता है। एकदम सही कहा आपने। यह कवच सिर्फ आम नागरिक ही नहीं, बल्कि बड़े पदों पर बैठे लोगों के लिए भी है। जैसे प्रश्न 11, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को सुरक्षा प्रदान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 361। हाँ, ताकि जब तक वे अपने पद पर हैं उनके कामकाज बिना किसी कानूनी रुकावट के चलते रहे। बिल्कुल। और इन अधिकारों की नींव है वोट देने का अधिकार। प्रश्न 12 है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस आयु से लागू होता है? सही उत्तर है 18 वर्ष। पहले ये 21 वर्ष था, फिर इसे 18 कर दिया गया, जो कि बहुत बड़ा कदम था। तो चलिए अब इन कानूनों से उठकर हम भूगोल और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। प्रश्न 13 है, कौन सी एक व्यापारिक या नगदी फसल नहीं है? सही उत्तर है बाजरा। बाजरा, क्योंकि कपास या गन्ने के विपरीत ये एक खाद्य फसल है जो विपरीत मौसम में भी किसानों का पेट भरती है। और जब किसान फसल बाजार में बेचता है तो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। प्रश्न 14 इसी बाजार से है। WPI का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगर हम इसे एक व्यापक नजरिए से देखें ना, तो WPI एक बैरोमीटर है। जब थोक बाजार में सामान बिकता है तो ये इंडेक्स मापता है कि अर्थव्यवस्था में महंगाई किस दिशा में जा रही है। सही बात है। और अर्थव्यवस्था पर भूगोल का भी बहुत असर होता है। प्रश्न 15 देखिए, कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? सही उत्तर है कोसी। कोसी नदी अपने साथ भारी मात्रा में गाद लेकर आती है। हाँ, जिसे सिल्ट कहते हैं। बिल्कुल, जिससे रास्ता भर जाता है और वो अचानक मार्ग बदल लेती है, जो भयानक बाढ़ का कारण बनता है। नदियां अगर बाढ़ लाती हैं तो पहाड़ खनिज देते हैं। प्रश्न 16 है, मैकाल पहाड़ियों में कौन सा खनिज भंडार पाया जाता है? सही उत्तर है बॉक्साइट। बॉक्साइट, जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। मतलब लाखों सालों की प्राकृतिक प्रक्रिया का नतीजा। और प्रकृति के ऐसे ही वैज्ञानिक खेलों में से एक है प्रश्न 17, उपसौर तब होता है जब पृथ्वी सूर्य के, और सही उत्तर है सबसे निकट होती है। उपसौर यानी पेरिहीलियन। इसे मैं ऐसे समझता हूं जैसे सर्दियों में अलाव के बिल्कुल करीब बैठना, मतलब गर्मी का एहसास। पर मजेदार बात यह है कि पृथ्वी जनवरी में सूर्य के सबसे करीब होती है, फिर भी उत्तरी गोलार्ध में कड़ाके की ठंड होती है। अरे हाँ, क्योंकि मौसम सूर्य से दूरी के कारण नहीं, बल्कि पृथ्वी के झुकाव के कारण बदलते हैं। बिल्कुल सही। और भूगोल से ही जुड़ा है प्रश्न 18, त्रिशूलगंगा किस नदी की एक धारा है? सही उत्तर है गंडक। गंडक नदी, जो हिमालयी जल को मैदानी इलाकों तक लाती है। तो अब इस प्रवाह से देश के विकास की तरफ मुड़ते हैं। प्रश्न 19 है, PMKMY के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? सही उत्तर है 3000 रुपए। PM किसान मानधन योजना बुढ़ापे में छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा सहारा है। और दूसरी तरफ हम अंतरिक्ष में भी झंडे गाड़ रहे हैं। प्रश्न 20, इसरो के किस मिशन ने सबसे पहले चंद्र जल योजन यानी लूनर हाइड्रेशन की खोज की थी? सही उत्तर है चंद्रयान 1। चंद्रयान 1। इससे मिशन ने साबित किया कि चांद बिल्कुल सूखा नहीं है। तो मतलब इस सब का असल मतलब क्या है? एक तरफ हमारे किसानों का बुढ़ापा सुरक्षित हो रहा है और दूसरी तरफ हम चांद पर पानी खोज लाए हैं। यही तो हमारे देश के विकास की असली उड़ान है। और इस विकास को तेजी मिली प्रश्न 21 के जवाब से। किस सुधार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में प्रवेश करने में सक्षम बनाया? सही उत्तर है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। 1991 के सुधारों के बाद विदेशी निवेश आया और रोजगार के दरवाजे खुले, जिससे जनसांख्यिकी में भी बदलाव आया। प्रश्न 22 है, जनगणना 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? सही उत्तर है 31%। हाँ, लोग बेहतर जीवन की तलाश में तेजी से शहरों की ओर जा रहे थे। और इन शहरों और देश को चलाने के लिए चाहिए एक बजट। प्रश्न 23, केंद्रीय बजट किस अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है? सही उत्तर है वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च तक। और ये अप्रैल से मार्च का चक्कर अनजाने में ही सही भारत की रबी फसल की कटाई से मेल खाता है। क्या बात है। और बजट का पैसा आता है टैक्स से। प्रश्न 24 है, कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? सही उत्तर है उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी। कंपनी सामान बनाते वक्त इसे कीमत में जोड़ देती है और आम आदमी अनजाने में उसे चुका देता है। बिल्कुल। अब टैक्स से सीधे चलते हैं खेल के मैदान में। प्रश्न 25, भारत में राष्ट्रीय खेल कितनी बार आयोजित किए जाते हैं? सही उत्तर है हर 2 वर्ष में।
राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का ये बेहतरीन मंच है। अब ब्लॉक 5 में हम किताबों और विज्ञान की ओर तेजी से बढ़ते हैं। प्रश्न 26, द ग्लास पैलेस के लेखक कौन हैं? सही उत्तर है अमिताव घोष। अमिताव घोष। ये किताब बर्मा के पतन से लेकर आधुनिक भारत तक की यात्रा को बहुत ही बारीकी से दर्शाती है। और ऐतिहासिक हस्तियों की बात करें तो प्रश्न 27 है, पीएम मोदी ने 6 जुलाई 2025 को किस नेता को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी? सही उत्तर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत के पहले उद्योग मंत्री भी थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में एक अलग वैचारिक ढांचे की नींव रखी थी। बिल्कुल, एक तथ्यात्मक नजरिए से उनका प्रभाव बहुत व्यापक रहा है। खैर, अब राजनीति से सीधे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं। प्रश्न 28, कंप्यूटर में रिसाइकल बिन कहाँ स्थित होता है? सही उत्तर है डेस्कटॉप। रिसाइकल बिन ये सिर्फ एक फोल्डर नहीं है। हाँ, ये यूआई डिजाइन का एक सुरक्षा जाल है जो हमें हमारी गलतियां सुधारने का मौका देता है। सच में। और हमारे शरीर में भी ऐसा एक सुरक्षा जाल है। प्रश्न 29 है, मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी है? सही उत्तर है प्रोटीन। प्रोटीन। इसे मैं ऐसे समझता हूं कि अगर शरीर एक इमारत है ना, तो प्रोटीन उस इमारत का कंस्ट्रक्शन वर्कर या मिस्त्री है। कहीं भी टूट फूट हुई, मिस्त्री तुरंत मरम्मत के लिए पहुंच जाता है। अरे, बहुत ही सटीक एनालॉजी है ना? अब शरीर से सीधे ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण पर आते हैं। प्रश्न 30, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? सही उत्तर है जे थॉमसन। थॉमसन ने बताया कि परमाणु के भीतर भी नकारात्मक चार्ज वाले कण होते हैं। वाह, यहीं से क्वांटम भौतिकी की शुरुआत हुई। क्या बात है। और विज्ञान से जुड़ा है प्रश्न 31, वायु में ध्वनि की चाल के सबसे निकट कौन सा विकल्प है? सही उत्तर है 340 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 340 मीटर। हालांकि ये हवा के तापमान पर भी निर्भर करता है। बिल्कुल। अब ध्वनि की इसी गति से हम वापस अपनी जड़ों यानी उत्तर प्रदेश और सिनेमा की ओर लौटते हैं। प्रश्न 32, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अवधी या मुगले व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ की बात ही अलग है। यहाँ नवाबों के दौर की दमपुख्त कला आज भी मसालों के स्वाद को गहराई तक ले जाती है। मुंह में पानी आ गया। और लखनऊ के साथ संगीत भी जुड़ा है। प्रश्न 33, किस प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्यों द्वारा अप्पा जी कहा जाता था? सही उत्तर है गिरिजा देवी। ठुमरी की रानी गिरिजा देवी जी। उन्होंने अपनी गायकी में जो भावनाओं की गहराई पेश की वो लाजवाब थी। और हमारी महिलाओं ने हर क्षेत्र में नाम कमाया है। जी। प्रश्न 34, 1972 में अहमदाबाद में स्थापित दुनिया का सबसे बड़ा महिला श्रमिक संघ कौन सा है? सही उत्तर है स्वकार्यरत महिला संघ यानी सेवा। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि जो महिलाएं घरों में या सड़कों पर छोटा मोटा काम करती हैं, वे अर्थव्यवस्था का हिस्सा कैसे बने? हाँ, इला भट्ट के विजन से शुरू हुआ ये संघ उन्हें वही पहचान और वित्तीय आजादी दिलाता है। महिला श्रमिक संघ वास्तव में अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनते हैं। एकदम सही। और महिला सशक्तिकरण सिनेमा में भी दिख रहा है। जी। प्रश्न 35, 71 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? सही उत्तर है आलिया भट्ट। आज के दौर में महिला केंद्रित कहानियां सिनेमा की मुख्य धारा बन रही हैं। और पर्यावरण को लेकर भी कुछ नया हो रहा है। प्रश्न 36, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? सही उत्तर है गोरखपुर। गोरखपुर में। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में ये सिर्फ पेड़ लगाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वन्यजीव प्रबंधन और पर्यावरण के अर्थशास्त्र पर शोध करेगा। बहुत जरूरी कदम है। और आज के युवा क्या खोज रहे हैं? ये प्रश्न 37 बताता है वर्ष 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन है? सही उत्तर है वैभव सूर्यवंशी। इतनी कम उम्र में क्रिकेट के मैदान पर अपनी प्रतिभा साबित करना दिखाता है कि भारत में युवा प्रतिभाओं को लेकर कितनी उत्सुकता है। बिल्कुल। और हमारा आखिरी सवाल प्रश्न 38, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी? सही उत्तर है कृति सेनन। ये पुरस्कार सिनेमा में उनके बेहतरीन काम की पहचान है। तो ये था हमारा आज का ये गहन अध्ययन सत्र। मतलब ये सोचना कितना दिलचस्प है ना कि हमने थॉमसन के खोजे गए एक छोटे से इलेक्ट्रॉन से बात शुरू की और चांद पर चंद्रयान 1 तक का सफर तय किया। हाँ,
और हमने 1930 के राजनीतिक संघर्षों से लेकर 2025 के गूगल सर्च ट्रेंड्स तक सब कुछ टटोला। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा से ना एक बहुत स्पष्ट तस्वीर उभरती है। एक बेहतरीन पुलिस अधिकारी या जागरूक नागरिक बनने के लिए सिर्फ कानून जानना काफी नहीं है। सही बात है। उसे इतिहास की समझ, समाज की संस्कृति जैसे लखनऊ के व्यंजन या गिरिजा देवी जी का संगीत और विज्ञान की बुनियादी जानकारी भी होनी चाहिए। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। ये प्रैक्टिस सेट असल में समाज को 360 डिग्री से देखने का एक नजरिया है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए मैं एक विचार छोड़कर जाना चाहूंगा। एक जागरूक नागरिक के तौर पर जब भी हम समाज की किसी समस्या को देखते हैं तो उसे केवल एक ही नजरिए से मत देखिए। अर्थशास्त्र, भूगोल, विज्ञान और संस्कृति ये सब एक ही जटिल मशीन के अलग अलग पुर्जे हैं। अगली बार जब भी आप कोई नई जानकारी पढ़ें तो यह जरूर सोचें कि वह तथ्य बाकी दुनिया की कहानी से कैसे जुड़ता है। तो चलिए, ज्ञान की इस खोज को ऐसे ही जारी रखिए। हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।